अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, आज की एपिसोड एनर्जी पावर में होने वाली एक अहम पॉलिसी के बारे में है जिसके नफाज की बातें हो रही हैं। आप सभी ने नेट मीटरिंग की बात तो सुनी होगी, लेकिन आजकल जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो नेट बिलिंग और क्रॉस मीटरिंग के हवाले से काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही हैं। और इसके हवाले से एक पॉलिसी जो है वो उसका ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट किया गया है, उसमें क्या अहम बातें डिस्कस की गई हैं, उससे बल्क कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा और उससे जो एंड कंज्यूमर है जिन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी सोलर के अंदर और उसका एक बुनियादी मकसद नेट मीटरिंग था, क्योंकि उससे एक बड़ा बेनिफिट हो रहा था एक एंड कंज्यूमर को। लेकिन उससे जाहिर है जब एक तबका मुस्तफीद हो रहा था तो कहीं ना किसी को कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी और बल्क कंज्यूमर जो था वो शायद कुछ वहाँ पे कुछ अंदेशे मौजूद थे। सो उस कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इस पॉलिसी का निफाज लाया गया। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज के एपिसोड में मोहम्मद उस्मान बिन अहमद साहब। मोहम्मद उस्मान बिन अहमद जो हैं वो अल्टरनेटिव डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ एज अ एनर्जी ट्रांजिशन एक्सपर्ट काम करते हैं। इसके अलावा एकेडेमिया में आपका बहुत सारा काम रहा है, रिसर्चेज हुई हैं, आपने बहुत सारी की हुई हैं। मज़ीद तफसील जो है वो उनसे इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। सो बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, सबसे पहले तो हमें वक्त देने का आज की गुफ्तगू में। और कैसे आपकी जॉब आप कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है जॉब। और हम अल्टरनेट डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर बेसिकली इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और पार्टिकुलरली कोई भी पॉलिसीज़ आती हैं उनका इम्पैक्ट डिकार्बनाइजेशन पे किस तरह पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, उनको भी हम एसेस करते हैं। और फर्दर ये जो ग्रिड रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स हैं ये किस तरह इम्पैक्ट कर रहे होते हैं उन सब का हम एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे हैं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन मॉनिटर भी बना रहे हैं और एक पॉलिसी रिकमेंडेशंस और पॉलिसी एडवोकेसी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत डिटेल में बताने का कि व्हाट एडीएस इज़ वर्किंग ऑन। लेकिन हमारे बहुत सारे सार्फिन जो हैं वो बहुत आम सी ज़ुबान में और इवन मैं भी समझना चाहूँगी सबसे पहले कि ये जो भी पॉलिसी जिसकी बात हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही है नेट बिलिंग और ग्रॉस मीटरिंग की बात हो रही है। तो पहले तो थोड़ा सा जो प्रीवियस मेथड था जो हम सोलर पैनल्स लगाते हुए इस्तेमाल कर रहे थे नेट बिलिंग का, उसको और इसमें क्या डिफरेंस क्या है जी? अच्छा, ये सब कुछ ये जो सोलराइजेशन आई बेसिकली वो शुरू हुई 2015 के बाद से पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कि 2015 में नेट मीटरिंग रेगुलेशंस आई और उन नेट मीटरिंग रेगुलेशंस के जो आपके पास इम्पैक्ट आया या जो असर हुआ वो ये था कि जितने भी आप सोलर लगाते थे और जितना आपका एक्सेस होता था वो आप ग्रिड में भेज सकते थे। तो वो ग्रिड को एक तरह का वर्चुअल बैटरी का कंसेप्ट था कि आप ग्रिड को एक तरह के अपने एक्सेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी जितनी इंपोर्ट्स होती थी और जितनी एक्सपोर्ट्स होती थी वो अगर बैलेंस हो जाती थी तो आपका नेट जीरो बिल हो जाता था, जिसको हम नेट मीटरिंग बोलते थे। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं तो आपका नेगेटिव बिल होता था और वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ आया, उसके बाद सोलर प्राइसेस डाउन हुई और एनर्जी क्राइसिस आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात 2016-17 का जो एनर्जी क्राइसिस था उसमें फिर इन्होंने आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट्स किए और ये सारे कुछ अरेंजमेंट्स हुई और उसके बाद कैपेसिटी पेमेंट्स का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ और ग्रिड रिलायबिलिटी, चूँकि जब हमारा एनर्जी शॉर्टफॉल था उस दौरान तो ग्रिड रिलायबिलिटी आपकी कम हो गई थी। तो उसके आने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव जनरेशन सिस्टम या कैप्टिव पावर प्लांट्स आना शुरू हुए, जिसके लिए इंडस्ट्रीज ने बकायदा खुद अपने रूफटॉप के अंदर सोलर लगाना शुरू कर दिए और उससे जो एक्सेस एक्सपोर्ट्स होती थी वो ग्रिड को देते थे। दिन के टाइम पे जो हम देखते आ रहे हैं कि दिन के टाइम पे सूरज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो हम ग्रिड को एक्सेस सेल कर सकते थे। नाइट टाइम में वही हम इंपोर्ट्स करके बैलेंस आउट कर सकते थे, जो कि हम लोड और डिमांड का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसकी वजह से कुछ ग्रिड में मसले आना शुरू हो गए। तो उसके बाद मसले किस तरह आना शुरू हो गए कि चूंकि अब अगर आपने एक सिस्टम लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव जनरेशन कैपेसिटी हमने डिक्लेयर की है कि इतनी कैपेसिटी है आपके पास, लेट्स सपोज
10 किलोवाट की है सैंक्शन लोड कि आप 10 किलोवाट अब ले सकते हैं ग्रिड से। तो पहले उन्होंने इसको अलाउ किया था कि आप 150% यानी कि आप 15 किलोवाट तक हम भेज सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, रिवर्स फ्लोज, और चूंकि हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो उस लिहाज से उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है या उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, और तो उस वजह से चूंकि हमारे जो लॉसेस हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए डिस्कोस के उसमें, और चूंकि पावर डिसरप्शंस और ये 2023 का ब्लैकआउट, ये सब कुछ। तो अब हम जो उन्होंने देखा कि चूंकि अब बहुत ज्यादा लोग सोलर बूम आया 2023-2024 में, उस सोलर बूम के नतीजे के अंदर 0.8 गीगावाट टोटल नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स थे 2020 के अंदर, और 2020 के अंदर वही 6 गीगावाट तक पहुंच गए, और फिर अभी इससे भी ज्यादा हो चुके हैं। तो इतनी ज्यादा जब एकदम से सोलर कंज्यूमर्स आना शुरू हो गए, तो ग्रिड उस लिहाज से डिजाइन नहीं थी, यानी ग्रिड की इंजेक्शन यानी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स उस लिहाज से बैलेंस नहीं हो रही थी, कुछ फ्लक्चुएशंस आ रही थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये थी। तो उसकी वजह से उन्होंने अब जो मैकेनिज्म को अगर हम सादा लफ्जों में बयान किया जाए तो नेट मीटरिंग में ये होता था कि आपने जितने यूनिट यूज कर लिए और जितने आपने क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर दिए, इन दोनों का नेट निकाला जाता था। अगर आपने ज्यादा किया तो आपको पॉजिटिव बिल मिल जाता था, आपने एक्सपोर्ट कम ज्यादा किए तो आपका नेगेटिव बिल आ जाता था, जो कि नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाता था, लेकिन सेम रेट के ऊपर। रिटेल टैरिफ का मतलब ये है कि जिसमें हमने सपोज के जी नेपरा का टैरिफ अभी चल रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 32 रुपीज एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स मिला के वही 40, 45 और पीक में उससे भी ज्यादा हो जाता है, और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का उससे भी ज्यादा था, जो कि अभी अनाउंस हुई है रिसेंट पॉलिसी, जिसमें उन्होंने 4 रुपए पर यूनिट रुपीस कम कर दिए। तो उसी जितने रिटेल टैरिफ था तकरीबन 26 रुपए पर यूनिट आपको एक्सपोर्ट के मद में भी मिल रहा था। लेकिन नेट बिलिंग में जो आया, नेट बिलिंग के अंदर ऐसा हुआ कि अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जितना इंपोर्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट उनकी वैल्यूज काउंट हो रही हैं। अच्छा, जाहिर है, थैंक यू एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अब जब हम नेट बिलिंग किया, बहुत सारी जो सोलर इन्वेस्टमेंट थी जो इवन बल्क कंज्यूमर ने की या जो इंडिविजुअल कंज्यूमर था उसने की, उसके पीछे एक बड़ी रीजन तो यही थी कि जो जाहिर है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने कहा अच्छा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, चलो सोलर में कर लेते हैं, और ताकि हमें जो है ना हम कंपनसेट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बिल। तो अभी जब ये पॉलिसी, अगर ये नई जो नेट बिलिंग का जो कॉन्सेप्ट अभी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा रही है, जाहिर जब ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा एंड यूजर को, वो चाहे इंडिविजुअल हो या और फिर बल्क कंज्यूमर में भी, आप उसको कैसे देखोगे? बिल्कुल, जो इसका इम्पैक्ट है वो चूंकि जो इन्होंने पॉलिसी जो बनाई थी वो इन्होंने मतलब उनकी कोशिश ठीक थी कि वो कुछ मसले हल करने की कोशिश कर रहे थे। 2 मसले हल करने की कोशिश कर रहे थे। कैपेसिटी पेमेंट्स थी जो कि आईपीपीएस की तरफ से हैं ऑलरेडी, कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि आपके बिल में एडजस्ट होकर आती हैं, और अगर आपकी नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस 12 से 13 रुपए है, जो कि ये अभी ग्रॉस मीटरिंग या नेट बिलिंग के अंदर आपको पे कर रहे हैं वापस, अगर तो उतने ही तकरीबन कैपेसिटी चार्जेस भी थे। तो इन्होंने ये पॉलिसी इस मद में लेके, लेकिन सबसे जो अहम बात में इन्होंने कुछ चीजें सही से मैनेज नहीं की, जो कि अभी इनको देखने की जरूरत है। वो ये है कि जो बल्क कंज्यूमर्स हैं वो ये करेंगे कि सबसे पहले इसके ऊपर उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है, बिल्कुल, और उसके बाद अगर उनकी डिमांड्स पूरी कर दी गई कि उनको एक ग्रेस पीरियड दे दिया गया, जो कि उनकी बातें ठीक है कि आपको ग्रेस पीरियड दें इंप्लीमेंटेशन के लिए, आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करें, ये सब कुछ है। अगर नहीं की तब भी वो इतने ज्यादा लॉस में नहीं जाएंगे, वो ये करना शुरू कर देंगे, वो ऑफ ग्रिड जाना शुरू कर देंगे, वो ग्रिड से हटना शुरू कर देंगे, वो बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू कर देंगे, स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है, वो स्टोरेज करना शुरू कर देंगे, अपनी सोलर डे कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स कम से कम हो, चूंकि वैल्यू उस लिहाज से ये ठीक भी है कि चूंकि वो ये चाह रहे हैं कि जो ग्रिड को है उतना नुकसान ना हो। लेकिन जो इनका प्राइमरी मोटो था वो ये था कि जो
कंज्यूमर्स हैं, जो बल्क कंज्यूमर्स हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं एक्सपोर्ट टैरिफ्स, जो कि बहुत ज़्यादा उनको पेमेंट्स मिल रही हैं इस नेट मीटर की बिल में। और वो जो नॉन सोलर कंज्यूमर्स हैं, जिन्होंने सोलर नहीं लगाया हुआ, जो कैपेसिटी चार्जेस है वो उन पे ज़्यादा फिक्स हो रहे हैं। तो उनकी उस लिहाज से बात ठीक थी काविश। लेकिन अब क्या होगा कि अब सिर्फ नॉन सोलर कंज्यूमर्स नहीं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो भी इम्पैक्ट होंगी। बिल्कुल। सो अगर हम देखना चाहें ओवरऑल देखेंगे कि अच्छा जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया कंज्यूमर है, तो वो हाउ यू सी के लॉन्ग टर्म उसका क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर और आपकी इंडस्ट्री के ऊपर क्या पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। हमारी जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है बेसिकली वही एक हम बात कर रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं जो कि लार्ज हैं, जिन्होंने बल्क में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उनकी फिलहाल तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जितने लेट्स वो 7 साल के लिए उन्होंने थे, अब तो वो भी क्लॉज कम होके 5 साल तक आ गई है। तो 7 साल तक तो वो प्रोटेक्टेड हैं अपने उसके अंदर, लेकिन उसके बाद वो ये करना शुरू कर देंगे, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह बनानी है कि वो ग्रिड पे रिलायंस कम से कम कर दें। अब होगा क्या कि वो जो ये चाह रहे हैं कि जो लार्जर कंज्यूमर्स के ऊपर वो जो कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि स्मॉलर पे जा रही हैं वो लार्जर पे जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो लार्जर कंज्यूमर्स अल्टरनेटिव देख लेंगे। स्मॉलर वालों के पास इतना कैपिटल नहीं है, तो स्मॉलर इंडस्ट्रीज भी अब इंपैक्ट होंगी। इसको कहेंगे डेथ स्पाइरल, कि पहले अगर वो कम कंज्यूमर्स के ऊपर थी, तो अब वो और ज्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो उसके शिकार में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये पॉलिसीज मतलब इनकी रिकमेंडेशंस इस तरह होनी चाहिए कि जिसमें वो स्मॉल कंज्यूमर्स को भी मद्देनजर रख सकें, क्योंकि वो अगर बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस में नहीं जा सकते तो वो महंगी ग्रिड की तरफ जाएंगे, और वो जो महंगी और जो अफोर्डेबल ग्रिड नहीं है, तो जब वो उसकी तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा कि उनके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एस्पेक्ट है वो भी इम्पैक्ट होने का, और वो डीकार्बनाइजेशन जो पोटेंशियल है कि हम वो एमिशंस के अखराज को कम करना, या हम जो अपनी पॉलिसीज हैं, ARE पॉलिसी 2019 है और या NDC है, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन के, जिसमें हमने कहा था कि 50% एमिशंस कम करेंगे, तो ये जो हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, या जो उनको एक मतलब ये कि आप पहले ये था कि आप जितना इंपोर्ट करते थे उससे 150% एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर सकते थे, 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब वो भी खत्म कर दिया कि 1:1 है, जितना आप इंपोर्ट कर सकते हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। और रिसेंट रेगुलेशंस में आया था कि उनको बिल्कुल जीरो क्रेडिट दे दिया गया था, लेकिन फिर वो रिवर्स हो चुका है कुछ इंप्लीकेशंस की वजह से। लेकिन जीरो क्रेडिट ओवरऑल ना भी दिया जाए, तब भी जो उनको एक्सपोर्ट की वैल्यूज, एक तो उन्होंने रेट भी कम कर दिया और जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं हो रही। तो उस लिहाज से जो स्मॉलर कंज्यूमर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे इस पॉलिसी से। नेपरा का क्या रोल होगा ओवरऑल इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए? बिल्कुल, नेपरा ने जो ये रेगुलेशंस रखी हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने सबसे ज्यादा अथॉरिटी डिस्कोस को दे दी है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो कि लाइसेंस इश्यूज करती हैं, जो कि आपके सारे के सारे कनेक्शंस को मतलब ये देखती हैं कि वो कनेक्शंस किस तरह लग रहे हैं, या वो लोड स्टडीज को चेक करती हैं कि अच्छा ये कनेक्शन 25 किलोवाट से कम है, तो पहले तो वो डिस्कोज ही करती थी, और अब ओवरऑल सारा अथॉरिटी डिस्कोज के पास आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास आ गई है कि वो चेक करें कि जो ट्रांसफार्मर लिमिट्स हैं, जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो 80% कैपेसिटी पे आ जाए तो फर्दर वो कनेक्शंस लेना बंद कर देंगे, और इस तरह सैंक्शन लोड को चेक करेंगे और एक्सेस एनर्जी को डिस्क्रेडिट कर देंगे। और ये सारा कुछ तो बहुत ज्यादा पावर्स जो हैं वो डिस्कोज को नेपरा ने अथॉराइज कर दिया है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रोल्स हैं वो एक वो होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड रोल्स होने चाहिए। नेपरा की रेगुलेशंस, जो कि नेपरा ने अपनी रेगुलेशंस कुछ हद तक कम करके डिस्कोज को थोड़ा ज्यादा रेगुलेट कर दिया, तो हमारी जो पूरा पावर सेक्टर है वो मेनली दो चीजों के ऊपर, दो इन्फ्लुएंसेस के ऊपर चल रहा है। एक तो IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, और दूसरा डिस्कोज, जो कि अभी प्रपोज मैकेनिज्म में है। तो इस वजह से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नई रेगुलेशंस आई हैं उसमें इन्होंने कोई भी अपील मैकेनिज्म नहीं रखा, और डिस्कोज को इतनी अथॉरिटी
अथॉरिटी भी दे दी है कि वो विदाउट नोटिस, विद इन 30 डेज नोटिस या विदाउट नोटिस भी आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकती हैं। तो इसका मतलब कि एक रिलायबिलिटी खत्म हो चुकी है और एक रेट्रो एक्टिविटी सी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, रेट कभी भी चेंज हो सकता है। तो जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, खासतौर पर इंडस्ट्रीज ने, कि हमारे सिक्योर हो रही है एनर्जी और हमें पेबैक मिल जाएगा, मतलब हम जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 3 से 4 सालों में रिकवर हो जाएगी, अब वो उसका डबल होगी, 7 से 8 सालों में रिकवर होगी। तो लोग डीमोटिवेट होंगे बेसिकली इसकी तरफ। जो उनका रुझान होगा सोलर अडॉप्ट करने का वो कम से कम होगा, और अगर वो अडॉप्ट करेंगे भी तो वो इस तरह करेंगे कि वो ग्रिड की तरफ नहीं आएंगे। और जब वो ग्रिड की तरफ नहीं आएंगे तो जो बहुत कम लोग ग्रिड की तरफ हैं, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स तो उतनी हैं। हाँ, ये मेरा अगला सवाल भी इसी से रेलिवेंट होगा कि जाहिर है अब जिन्होंने सोलर इन्वेस्टमेंट की है वो फ्यूचर में उसकी जो अल्टरनेटिव्स हैं उसकी तरफ जाएंगे, वो बैटरी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, वो चाहे वो इंडिविजुअल होंगे या बल्क कंज्यूमर होंगे। लेकिन आपका वो जो आईपीपी पेमेंट्स हैं, ये जो आप कैपेसिटी पेमेंट्स है, वो तो स्टिल वहीं पे रहेंगी। जी बिल्कुल। या इस पॉलिसी में उसको भी कहीं पे एड्रेस करने की बात की गई है कि फ्यूचर में क्या करेंगे ये? बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं की गई कि इन फ्यूचर इस तरह की कोई कैपेसिटी पेमेंट्स को हम एडजस्ट करेंगे। और सबसे अहम बात जो ये है कि हम जो कि नेपरा या जो भी रेगुलेटर्स हैं वो सिम्टम्स को देख रहे हैं, वो कॉज को नहीं देख रहे। यानी कि मतलब कि उनका डायग्नोसिस उस लिहाज से इतना बेहतर नहीं है कि मतलब जो रूट कॉज है प्रॉब्लम की वो है क्या। यानी इनके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम की कैपेसिटी पेमेंट्स इन्होंने पे करनी है जो कि डिस्कोर्स के ऊपर है और उन्होंने हमसे कलेक्ट करनी है जो कि कंज्यूमर्स हैं, जो कि बल्क कंज्यूमर्स हैं या स्मॉल कंज्यूमर्स, ठीक है। और दूसरा ये था कि ग्रिड कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, रिवर्स फ्लोज, वोल्टेज रेगुलेशंस, फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के जो एक्चुअल कॉजेज थी, पहले की कॉज के हमने आईपीपीज के साथ जो हैं वो मुआहदे हमने किए और बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव भी था कि हमने 14 वो उन मुआहदों को कम किया। लेकिन अभी भी हम ऐसे हैं कि 2035 तक इन मुआहदों में जकड़े हुए हैं। और चूंकि जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं, क्लाइमेट गोल्स आ रही हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आ रहा है ईयू का, और ये जो एक्सपोर्ट्स हम उनसे करेंगे, खासतौर पर हमारी टेक्सटाइल्स 28% हैं, तो ये सारा उनके मुखालिफत में ये एक तरह की ये जो स्ट्रेटजी है वो बनती जा रही है। तो जो ये सारा कुछ था, और ये जो दूसरा जो मैकेनिज्म जिसकी रूट कॉज ये थी कि हमारा ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कैपेबल नहीं है, तो उसके लिए टीसैप ट्रांसमिशन सिस्टम एक्सपेंशन प्लान आया था कि जिसमें हमने साउथ नॉर्थ कॉरिडोर एक बनानी थी। उसके ऊपर अगेन बात करने की बजाय जो कि असल मसला है कि जिसको बेहतर कर लिया जाए, या ट्रांसमिशन अपग्रेड्स को या फिर होस्टिंग कैपेसिटी एनालिसिस किया जाए कि चेक किया जाए ट्रांसफार्मर कितना कर सकता है, उसको अपग्रेड करने के बजाय जस्ट एक तरह का बस कह देना कि इसकी 80% है और कोई उसमें मैकेनिज्म ना रखना कि किस तरह ये हम मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो एक इनजस्ट भी होगा कि खास तौर पे कुछ लोग जो पहले कनेक्शन कर लेंगे वो फायदे में रह जाएंगे, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो ये एक इनजस्ट ट्रांजिशन की तरफ हम जा रहे हैं और इसके लिए बहुत इसको गौर व फिक्र करना चाहिए इन जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं कि किस तरह इन सब एस्पेक्ट्स को देख के, और खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो कि अभी आपकी एक्सपोर्ट्स में हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, खास तौर पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, लेदर एंड गारमेंट्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स तो एक चले लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स में आता है, उनके लिए भी एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होगा। और उनको भी खास तौर पे जो टेक्सटाइल्स बहुत ज्यादा 1 मेगावाट से बहुत ज्यादा हैं, वो एक्सपोर्ट भी करती हैं, उनके जो सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं, खासतौर पे कोहिनूर मिल्स हैं इस तरह की, तो उनको भी नुकसान होगा। लार्ज प्रोड्यूसर्स को किस तरह नुकसान होगा, वो बैटरी सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, उनके लिए भी उनको वो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज के जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट हो रहा है वो भी कम होगा। तो क्या इस पे, क्या उसके ऊपर कोई इस वक्त जब ये पॉलिसी में कोई कंसल्टेशंस हो रही होंगी तो क्या उसके ऊपर कोई बात हो रही है, स्पेशली अभी जब हम अभी क्योंकि बहुत बात हुई है इंडिया और ईयू की एफटीए के ऊपर बात हुई है, और हमें ये भी पता है कि ईयू की हमारी एक अच्छी मार्केट है और वहाँ पे 1 जनवरी से ये सीबैम का भी उनका पॉलिसी इनिशिएटिव जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस सूरत में एक तो मेरे ख्याल में खुशाइन बात तो जरूर होगी कि अच्छा ज़ाहिर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, हम वो ग्रीन उनके जो मेजरमेंट उसको, लेकिन क्या गवर्नमेंट उसको भी देख रही है, कहीं पे कंसिडर कर रही है इन इनिशिएटिव्स को लेते हुए रिन्यूएबल एनर्जी को इंसेंटिवाइज करने का कोई प्रोसेस भी है? जी बिल्कुल। अभी एक रिसेंट ही खबर आई, और जब ये इंडिया ईयू के ट्रेड का पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ, इसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर हमारे उन्होंने एक खबर दी, वो ये थी कि जो इंडस्ट्रियल सारिफ हैं उनको 4 से 4.5 रुपए पर फी यूनिट उन्होंने जो टैरिफ है वो
कम कर दी है। तो ये एक खुशाइन बात है कि वो फिर भी सोच रहे हैं इंडस्ट्रीज का कि वो इसमें किस तरह सर्वाइव कर सकती हैं। लेकिन वही बात है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना एक बहुत अहम बात है कि मतलब अब ये जो सीबैम है, हमारी सीबैम भी हमारे इधर अभी नहीं है, ये इंडिया ईयू की डील हो गई है, हमारी डील लाइकली है कि 2027 में होगी। और जितना हम डिकार्बनाइज कर देंगे अपने सेक्टर्स को, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को, उतना ज्यादा हमें जो है क्लाइमेट रिलीफ मिल सकता है और उतना हमारे जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू उनमें भी बेहतरी आएगी, क्योंकि वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे उतने गवर्नमेंट को टैक्सेशन जाएगी और इंडस्ट्रीज भी हमारी तरक्की करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी जाएंगे। तो ये सारे इंसेंटिव्स को जहन में रखते हुए पॉलिसीज बनानी चाहिए। पॉलिसीज ठीक है, मकसद बहुत अच्छा है कि जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, लेकिन इनका डायग्नोसिस उस लिहाज से उस लेवल का नहीं है कि जिस लेवल का के डायग्नोसिस के थ्रू ये बेहतरी आ सकती है। क्या लॉन्ग टर्म ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान को जिसकी आप लोग बात करते हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन को तेज कर सकता है? बिल्कुल ऐसी ही बात है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन सबसे अहम बात है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाने के लिए आप हर इंडस्ट्रियल प्रोज्यूमर को इस तरह लेके चलें। खासतौर पे हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे और टेक्सटाइल जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ईयू का, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें हमने इंडस्ट्रीज को इस तरह लेके चल सकते हैं कि हम जो स्मॉलर इंडस्ट्रीज हैं उनको वीपीपी सेटअप के अंदर, वर्चुअल पावर प्लांट सेटअप के अंदर हम उनको एग्रीगेट कर सकते हैं। यानी 5 से 6 इंडस्ट्रीज अगर सेटअप होके एक बड़ा प्रोज्यूमर बन जाएं, और ये एक मैकेनिज्म बहुत ज्यादा चलता आ रहा है खासतौर पे बाहर की प्रैक्टिसेस में। ये हमारा कैलिफोर्निया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है और जर्मनी में भी एक इस तरह का रिफॉर्म आई है। खासतौर पे ये था क्राफ्ट्स वर्क की जगह के ऊपर, जिसमें उन्होंने वर्चुअल पावर प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिए हैं। और वर्चुअल पावर प्लांट्स के सबसे अहम जो मकसद है वो ये होता है कि दिन में जब एक्स्ट्रा एनर्जी हो रही होती है तो एक पूल्ड स्टोरेज होती है, एक बड़ा बैटरी सिस्टम लगा होता है जो कि स्टोर कर लेता है। और शाम के टाइम पे वो ही मैकेनिज्म जो है आपका, अगर ग्रिड को, क्योंकि शाम के टाइम पे पीक डिमांड होती है खासतौर पे समर्स के अंदर, तो वो एज अ बैकअप के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और ये एक हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि हम आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट ऑफ आईपीपीज की तरफ जा सकते हैं, कि रिलायबिलिटी हमारी उन वीपीपीज के पूल्ड सेटअप के अंदर जा सकती है। दूसरा मैकेनिज्म हम P2P B2B सिस्टम्स, या जो हमारे बल्क कंज्यूमर्स हैं, या CTBCM की इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ने इसमो भी मार्केट इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर लॉन्च किया लास्ट ईयर, और उसको पूरी रेगुलेशंस की अथॉरिटी है जो हमारी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ये हम कह सकते हैं कैप्टिव CPPs की प्राइवेटाइजेशन, जिसमें प्रोबेबली ज्यादातर सोलर कंज्यूमर्स हैं, उनको बेनिफिट हो सकता है कि वो जब B2B ट्रांजैक्शंस, B2B एनर्जी ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिर्फ व्हीलिंग चार्जेस या यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस देंगे। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम लार्ज कंज्यूमर्स के लिए CTBCM इंप्लीमेंटेशन, स्मॉल कंज्यूमर्स के लिए वर्चुअल पावर प्लांट कंसेप्ट का, या P2P ट्रेडिंग, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग लगा सकते हैं। और दूसरा काम, जो सबसे अहम काम हम इसके लिए कर सकते हैं, वो ये है कि हम टाइम ऑफ यूज डिफरेंशिएटेड टैरिफ या डायनामिक प्राइसिंग कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो हमें SMEs को फिर भी प्रोटेक्ट करना है ताकि वो इस बिजनेस में सरवाइव कर सकें, तो हम डायनामिक प्राइसिंग कर सकते हैं, उनको कुछ एक्सपोर्ट क्रेडिट ज्यादा दे दें। और इसी तरह लोकेशन के लिहाज से हम प्राइसिंग कर सकते हैं, तो हमें जहां पे हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम एफिशिएंट है वहां की प्राइसिंग हम कम कर सकते हैं, जहां इनएफिशिएंट है वहां का प्रॉपर होस्टिंग एनालिसिस करके उसमें हम उसकी अपग्रेड, फीडर लेवल अपग्रेडेशन कर सकते हैं बेसिकली, और ये एक्सपेंशन के ऊपर जा सकते हैं। तो ये सारा, ये कुछ फ्रेमवर्क अगर हम लेके आ जाते हैं तो ये रिफॉर्म्स हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हम इससे फायदा दे सकते हैं, डिस्कोर्स को भी बेनिफिट होगा और गवर्नमेंट रेवेन्यू भी अल्टीमेटली जनरेट होगा और कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू भी हल हो सकता है। दैट्स वंडरफुल। लेकिन अभी तक हमारी सारी बात रही बल्क कंज्यूमर के ऊपर, और ज़ाहिर हमारा टॉपिक भी आज का वही था। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल कंज्यूमर की, जो हाउस होल्ड है, सो हाउ दे आर अफेक्टिंग विद दिस होल पॉलिसी, और क्या उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस होंगी आपकी तरफ से कि वो हाउ दे कैन सस्टेन देयर सोलर एनर्जी कॉस्ट? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए एक नेपरा को एक पूरे कमेंट्स गए थे इस पूरे रेगुलेशन के, और नेपरा की पब्लिक हियरिंग भी है 6 फरवरी को 3 बजे आई गेस नेपरा के ऑफिस के अंदर, और वो तकरीबन 1200 पेजेस के कमेंट्स थे और वो मैंने रीड किए। और उसमें एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने, एक नहीं 3-4 इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ने नेपरा को ये एहसास दिलाने की कोशिश की थी, या ये बताने की
कोशिश की थी कि अगर आप हमें ही बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब जी लार्ज कंज्यूमर्स अगर वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम उसको चलें रेगुलेट करते हैं, उनके चार्जेस कम कर देते हैं, लेकिन आपने कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म नहीं किया कि जिससे हम बेनिफिट हो सकें। तो वो जो स्मॉल कंज्यूमर्स हैं और ख़ास तौर पे जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने इसलिए लगाया, ख़ास तौर पे जो हर घर में होता है कि जी हम अभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 3 साल बाद पे बैक आ जाएगा, 3 साल बाद हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे और हमें कंटिन्यूस एनर्जी हमारी जो भी सोलर लगा हुआ है वो फ्री है। लेकिन अब वही एक तो पेबैक जो न्यू कंज्यूमर्स हैं खास तौर पे वो उनको उनका पेबैक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा अगर ये करंट फॉर्म में रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होती हैं। एक तो उनका रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाएगा और दूसरा सोलर लगाने के बाद भी उनका पॉजिटिव बिल ही आएगा। तो जो सबसे अहम बात ये थी कि लोग सोलर लगाते थे कि अच्छा एक दफा वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन इसके फर्दर बेनिफिट्स हैं, तो वो तो स्मॉलर कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो चुके हैं। और खास तौर पे अगर 1:3 या 1:4 की बात करें कि आप 11 रुपए आपको एक्सपोर्ट में मिल रहे हैं जो नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस है, और आप पे कर रहे हैं पर यूनिट के 36 रुपए, 37 रुपए, पीक टाइम में 40 रुपए, 45 रुपए, तो फिर क्या बात है कि क्या चीज अट्रैक्टिव है जो कि लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके आएगी। तो ये सारे स्लैब्स जैसे कि अब रिटेल टैरिफ में भी एक स्लैब्स हैं, इंपोर्ट स्लैब्स हैं कि जी 200 यूनिट यूज करते हैं तो इतने पैसे हैं, 250-300 करते हैं तो इतने हैं। तो वही आपको एक्सपोर्ट स्लैब्स में भी हैं कि जो जितना स्मॉलर लेवल का कंज्यूमर है उतना उसको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्राइसिंग या डिफरेंशिएटेड कंसेप्ट के डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग का कंसेप्ट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्मान, बहुत हमें डिटेल में बताने का इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। और मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन के लिए भी ये इस वजह से इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं वो उनके साथ ये सवाल, जब अभी बात हो रही थी नेट बिलिंग की तो बहुत सारी क्यूरीज उठ भी रही थी, तो मेरे ख्याल में उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिल चुके होंगे। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो क्योंकि हमारे एक्सपर्ट वुड बी देयर और ये आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे, तो अपने सवाल हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और जहाँ तक हो सका उस्मान या कोई भी रेलिवेंट जो है वो इसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश भी करेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा इसी तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रहेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।